सारी तैयारी 2014 को दस्तक में बात आज उसी दिशा की होगी। क्या वाकई मुसलमान नमो नमो कहेगा, या इस दौर में उसके जहन में वो सारी स्थितियां याद है जो इस देश ने दिखी, समझी, भोगी, या फिर सब कुछ बदल चला है? हमारे साथ खास मेहमान आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, निदा फाजली शायर वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कासिम रसूल इयाज साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब लखनऊ से जुड़ेंगे, और स्टूडियो में हमारे साथ खासतौर पर संजय कुमार को हमने बुलाया है, सेफोलॉजिस्ट है, जो बताएंगे दरअसल इस देश में मुस्लिम वोट बैंक का मतलब होता क्या है। लेकिन आइए पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बात निकली क्यों और निकली कहां से। तो आप ये मानते हैं कम से कम कि कुछ हद तक कुछ मुसलमानों का रुख तो नरेंद्र मोदी के प्रति पहले से नरम हुआ? वो गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग किसी भी वजह से कारण दोनों हो सकते हैं। आपके हिसाब से वजह क्या है? मेरे हिसाब से दोनों वजह मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि हाँ ठीक है गो एट, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई किसको लाएंगे आप, जिसको लाएंगे वो कौन से बहुत दूध के धुले में होंगे। क्या मोदी को लेकर मुसलमानों की सोच बदल रही है? क्या देश भर के मुसलमानों को अब मोदी से कोई परहेज नहीं? हालांकि मुसलमानों के बीच मोदी को लेकर रुख में आए बदलाव को मदनी ने गुजरात की सीमा तक ही सीमित रखा। मदनी ने यह भी साफ कर दिया कि गुजरात से बाहर मुस्लिम समुदाय में मोदी को लेकर सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या वक्त के साथ मोदी को लेकर मुसलमानों का रवैया नरम होगा? गुजरात दंगों के लिए माफी मांगकर क्या मोदी देश के मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे? आज तक के सवालों का जवाब देते हुए मदनी ने माफी से ज्यादा दंगों के मामलों में दोषियों को सजा देने की बात की। खाली माफी का सवाल नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी ये इंडिया के लिए जरूरी है। जिस वक्त मदनी के बयानों से मोदी की सबसे बड़ी सियासी मुश्किल आसान दिखने लगी, करीब करीब उसी वक्त बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें 2014 का चुनावी कमांडर बनाने का संकेत दे दिया। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर भले ही मोदी के नाम पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन मोदी की अगुवाई में चुनावी अभियान चलाने का इशारा जरूर कर दिया। जहां तक श्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रहा है, और मैं कह सकता हूं कि गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में उन्होंने इस हिंदुस्तान में खड़ा किया है, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अहम भूमिका होगी, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। कैसे होगी, क्या होगी, यह फैसला तो हम लोग सभी लोग साथ बैठकर करेंगे। क्या मोदी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या मोदी का करिश्मा गुजरात से बाहर चलेगा? मोदी पर सवाल तो हैं, लेकिन उनके लिए दिल्ली अब उतनी दूर नहीं जितनी पहले दिखती थी। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें चुनावी बिसात पर देखा जाए या इस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालातों के बीच तोला जाए। खास व्यवस्था हमने की है। जो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ साहब हैं, निदा फाजली साहब हैं, इलियास साहब हैं, फिरंगी महली साहब हैं, और संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में। संजय जी आएंगे क्योंकि चुनावी बिसात एक बिछे उससे पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब, क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर अब मुसलमान अपने तौर पे राजनीतिक व्यवस्था में एक नायक खोजना चाहता है? क्या उसे एक ऐसी जरूरत आन पड़ी है जहां वो समझना चाहता है कि कोई एक चेहरा रहना चाहिए सामने, या फिर सिर्फ ये एक भुलावा है? जी मैं जवाब दूं? जी ये मतलब थोड़ा सा वक्त है ना जवाब देने के लिए? जी बोले। जी हेलो जी, देखिए मैं ये समझता हूं कि आज आपकी चर्चा जिस तरह जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें एक बात अपने आप में इंप्लाइड है, निहित है, जैसे कि इस देश के मुसलमान अपने आप में एक राजनीतिक इकाई हो, एक पॉलिटिकल एंटिटी हो। ये मत भूलिए कि ये डिवाइड एट इंपीरा, बांटो और राज करो,
कि जो अंग्रेज की नीति थी, जिसको उसने 1858 से ऑफिशियली सरकारी तौर पे जिस नीति को इख्तियार किया, उस नीति के तहत चाहे वो नए संविधान के जो कानून आए, नई नीतियां आई, नए कार्यक्रम आए, उसमें उन्होंने जो पहले वाइसरॉय हिंदुस्तान में 1857 की नाकाम क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने अपने ये लिखा है कि हमें 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर राज करना है, जबकि इंग्लैंड से आए हुए जो शासक हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और ये हम कामयाबी के साथ राज तभी कर सकते हैं जब हम इस देश में सिर्फ धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा ही न दें, बल्कि उसके साथ साथ राष्ट्रीय मतभेद पैदा कर दें और उनको अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटी बना दें। और आप इसकी तुलना में देखिए 1857 में, जब इस देश में मुसलमान बादशाहों को 800 साल से ज्यादा हो गए थे, जिनमें अकबर जैसे बादशाह भी थे जिन्होंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, जिनमें औरंगजेब जैसे बादशाह भी थे जिन्होंने भेदभाव किया, जिजिया लगाया और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। उस वक्त 1857 में जब मेरठ के सिपाही दिल्ली आते हैं और बहादुर शाह जफर उनके सामने भाषण देते हुए अपनी नाकामी को स्वीकार करते हैं कि मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो एक सिपाही जिसका नाम बुद्धसेन था वो उठ के खड़े होता है और मेरठ की जुबान में बोलता है कि ए बुढ़े खामोश हो जा, हमें न तुमसे पैसे चाहिए न तुमसे नेतृत्व में कोई और चीज चाहिए, हम बहादुर शाह जफर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और इस देश को आजाद कराएंगे। 800 साल के बाद भी दिल्ली में जो मुस्लिम बादशाह था उसको देश की राष्ट्रीय एकता और आजादी के सिंबल के तौर पे देखा। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज ने अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से ऐसा विष बोया कि जहां यह बता दिया गया कि यह देश राष्ट्र है ही नहीं, ये तो विभिन्न धार्मिक समुदायों और जातियों का संग्रह है। इसकी जो नेशनल यूनिटी है, यह आर्टिफिशियल है, बनावटी है। हमारे ये जो चर्चा आप करा रहे हैं, ये चर्चा मैं ये मानता हूं कि ये वही अंग्रेज ने जो हमारा मानस बनाया था, आज भी हम उससे प्रभावित हैं। क्या सारे मुसलमान एक साथ फैसला लेने जा रहे हैं किसी के हक में, किसी के विरोध में? क्या यह संभव है कि वो सब मिलकर एक जगह वोट करेंगे? सत्ता का जो टकराव मुस्लिम अशराफिया में और जो भद्र लोग था, जो बड़े लोग थे हिंदुओं में जो था 1857 के बाद, आज वास्तविकताएं बदल चुकी हैं। आप एक बहुत बड़ी लकीर खींच रहे हैं आरिफ साहब, आप एक देखिए, अपने एक बड़ी लकीर खींची है और ये लकीर इस दौर में संसदीय राजनीति पर भी उंगली उठाती है। आप उस मानस पटल को भी रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ निदा फाजली साहब, एक शायर का मन इस दौर में अगर सियासत को देखे या सियासत के तौर तरीकों को देखे तो एक सवाल बार बार हर के जहन में आ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर दिल्ली का रास्ता तय करेंगे तो यह देश समूचा उनके पीछे चलेगा या गुजरात के जख्मों को याद रखेगा? कैसे देखा जाए, क्योंकि यह बहस चल रही है। देखिए, मैं यूं सोचता हूं कि जिस शहर या गांव में कुछ साल आप रह चुके होते हैं, उस शहर और गांव में जब आप 4-5 साल के बाद वापस जाते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। जहां पेड़ होते थे वहां पेड़ नहीं होते, जहां होटल होती थी वहां मकान बन चुके होते थे, जहां शराब खाने होते थे वहां स्कूल बन चुके होते थे। मेरा मतलब यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम और टोपोग्राफी बदल जाती है। महात्मा बुद्ध ने 2600 साल पहले कहा था कि सबसे बड़ा यथार्थ परिवर्तन है, लेकिन उससे भी बड़ा यथार्थ यह है कि परिवर्तन भी परिवर्तित होता है। दुनिया में हर चीज तब्दील होती रहती है। 2002 और 2013 के दरमियान बहुत कुछ बदल चुका है और उस बदलाव से
नरेंद्र मोदी भी दूर नहीं रहे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आप बराबर यूं कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जो 2002 में थे और 2013 में हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा या अंतर नहीं आया है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। नरेंद्र मोदी नाउ इज ए डिफरेंट पर्सन। जी, आप एक और बड़ी लकीर खींच रहे हैं, निदफा पहली बार बोल रहे हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। फिरंगी महली साहब, जो तासीर है इस देश की सियासत की और जो पहचान है नरेंद्र मोदी की, दोनों परिस्थितियां बदल रही हैं या बदली हैं, आपको लगता है? सवाल यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज से 60 साल पहले था, 62 साल पहले था, वही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इस मुल्क में पूरी तरीके से नाफिज है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चलेगा या किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर की मर्जी चलेगी? जिस कानून के तहत अफजल गुरु को फांसी दी गई, क्या उसी के कानून के तहत उन लोगों को फांसी दी जाएगी जो 2002 के गुजरात राइट्स के जिम्मेदार थे कि नहीं थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये कह देना कि गुजरात बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे गया है, तो ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ जेनोसाइड कैन नॉट बी अप्रूव्ड। तो अगर गुजरात में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या गुजरात इस मुल्क का टोक्यो या लंदन या बोस्टन बन गया? क्या हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इस तरीका का डेवलपमेंट नहीं हुआ? दिल्ली, महाराष्ट्र और लखनऊ में, यूपी में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? ये कहना कि सिर्फ गुजरात में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ है, हम समझते हैं ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और इससे पहले अभी जो आरिफ साहब ने जो कुछ भी मुगल बादशाहों के सिलसिले में कहा, खासकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में, वो बिल्कुल भी हकीकत से दूर की बात है। औरंगजेब जैसा बादशाह इस मुल्क को दूसरा नहीं मिला, ऐसा बादशाह जिसके दौर में कोई भी कम्युनल राइट्स नहीं हुए। आरिफ साहब, हम इलियास से पहले हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने एक बड़ी लकीर चूंकि शुरू में खींची, क्या इस देश के मौजूदा हालात में ऐसी व्यवस्था संभव ही नहीं है जो अंग्रेज जनमानस बनाकर चले गए? आप इस दिशा में सोच रहे हैं, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तैयार है? आरिफ साहब, देखिए, मैं आपसे जो बुनियादी बात कह रहा हूं वो ये है कि अंग्रेज ने हमें राष्ट्र, हम थे, हमें तोड़ा, और उसके नतीजे में इस देश के विभाजन का आंदोलन चला। उसके नतीजे में इस देश के दो टुकड़े हुए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहता रहा कि नहीं, धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं। अगर पॉलिटिकल एंटिटी और राष्ट्र के बीच में, एक राजनीतिक इकाई और राष्ट्र के बीच में बहुत हल्की लाइन होती है। अगर हम इस पर तुले हुए हैं कि हम ये कहते रहें कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक राजनीतिक इकाई हैं, तो हम अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमारी चर्चा, हमारी भाषा, हमारा मुहावरा वो होना चाहिए जो संविधान सम्मत है, जो हमारे देश का जो स्वतंत्रता का आंदोलन है। वरना तो हम क्या है, हम अंग्रेज को सही साबित कर, आज 62 साल के बाद ये तय करके कि जैसे हिंदू अलग फैसला करेंगे और मुसलमान अलग फैसला करेंगे, हम अंग्रेज को सही साबित कर रहे हैं और महात्मा गांधी को गलत साबित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी, देखिए आरिफ साहब, महात्मा गांधी ने भी एक सवाल ये पैदा होता है कि 2002 के राइट्स के जो लोग जिम्मेदार थे, उनको सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? ये इस मुल्क के कानून के तहत होगा कि नहीं होगा? इस पर कोई यहाँ पे डिवाइडेड रूल की पॉलिसी मुसलमान कतई तौर से बिल्कुल भी नहीं अपनाए हुए हैं। जी आरिफ साहब, ये मुसलमान के लिए नहीं कहा जा रहा, ये जनरल बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि जो बात है देखने की, वो ये है, आपकी बात से आपने एक जुमला कहा, आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ जाते हैं तो क्या मुसलमान स्वीकार करेंगे या उस पुरानी बात को याद रखेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ने गलत किया है तो क्या सिर्फ मुसलमान को उसका नोटिस लेना चाहिए? गलत किसे कहते हैं हमारे यहां? गलत वो है जहां कानून, जहां संविधान का उल्लंघन किया जाए। वहां पे आज तक
वो इल्जाम, अभी ये सवाल पूछा गया कि क्या उन लोगों को सजा मिलेगी। मेरा अपना मानना यह है, और आप इसे आंकड़ों से देख लीजिए कि गुजरात के 2002 के दंगों में शामिल जितने लोगों को अदालत से आजीवन कारावास की सजा हुई है, इतने हिंदुस्तान के किसी दंगे में, जो गुजरात से कहीं बड़े बड़े दंगे हुए, कहीं पर भी, कहीं आप उत्तर प्रदेश लीजिए, मलियाना वो सरकार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन सरकारों ने जो इस भावना को, अलगाववाद की भावना को बढ़ाते हैं, उन्होंने मलियाना की रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। यह सवाल सिर्फ गुजरात के बारे में क्यों हो, यह सवाल दिल्ली के बारे में क्यों ना हो, यह सवाल मलियाना के बारे में क्यों ना हो, लेकिन एक खास आरिफ साहब हम आ रहे हैं, आपने उस नब्ज को पकड़ा है। आरिफ साहब, आपने उस नब्ज को पकड़ा है जिस आधार पे भारतीय संसदीय राजनीति कहती है कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, और लोकतंत्र का मतलब आंकड़ों के लिहाज से क्या हो जाता है, और उसमें मुसलमान एक वोट बैंक क्यों हो जाता है। दरअसल चर्चा चल निकली है, लेकिन उसकी चुनावी बिसात क्या कहती है, जिसमें हमने दरअसल ये दिखा रहे हैं कि 20% मुस्लिम कहां कहां हैं और प्रभावित कर सकते हैं। मसलन आंध्र प्रदेश की 2 सीट, ये सिकंदराबाद और हैदराबाद का इलाका है, जहां पर 20% से ज्यादा है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा हिस्सा आता है वो असम का आता है, जहां पर 8 सीटें प्रभावित करती हैं, सिलचर, धुबरी, गुवाहाटी, मंडली। बिहार में 6 सीटें हैं, 6 सीट आप देख रहे हैं बिहार में है, जो कि 20% से ज्यादा मुस्लिम। हरियाणा में 1 सीट है जो 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, ये लोकसभा की 6 सीटें हैं। केरल में 8 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 4 सीटें हैं जो 20% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है जो कि 21 सीटें बहुत प्रभावित करती हैं। पश्चिम बंगाल में 19 सीटें हैं, और झारखंड में 1 सीट है, हरियाणा में 1 सीट है, और लक्षद्वीप में 1 सीट है। यानी इस पे प्रक्रिया में देखिए तो कहीं गुजरात आ नहीं रहा है, ये एक बड़ी बात है। संजय, हम आगे बढ़े, जरा ये बताइए, क्या ये माना जाए कि भारत की तासीर है, जहां जहां मुस्लिम वोट बैंक 20% से ज्यादा, वही मुस्लिम प्रभावित करते हैं राजनीति को, या फिर कुछ और है? पुनित प्रसून, अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा सा बांट के देखें तो 78 सीटों में 32 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब 50% से भी ज्यादा वोटर मुस्लिम समुदाय से हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के नाम पे ही अगर राजनीति होती तो कम से कम ऐसा होता कि कम से कम 32 मुसलमान जीत के लोकसभा चुनाव में आने चाहिए थे। लेकिन अगर आप अभी के लोकसभा को देखें, वहां सिर्फ 30 मुसलमान जीत के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान एक जैसा वोट देते हैं। अगर ऐसा होता तो इन क्षेत्रों से बहुत भारी संख्या में मुसलमान जीत कर आते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है देश की राजनीति में। मेरे ख्याल से एक सलमान खुर्शीद का एक मसला था। आप सलमान खुर्शीद की बात देखिए, वो फर्रुखाबाद से जीत के आते हैं चुनाव, और ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे 15% से भी कम मुसलमान मतदाता हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम होके चुनाव जीतने का मतलब है कि सारे मुसलमान आपको वोट देंगे तभी आप चुनाव जीतेंगे। 3 सवाल निकल कर आते हैं, जिसमें एक बात जिक्र जो किया गया सीधे तौर पर, बहुत साफ तौर पर आरिफ साहब ने कहा कि बांटिए मत। इसी स्थिति को कम से कम निदा फाजली साहब एक अलग दृष्टि से भी देख रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए चीजें बदलती भी हैं। इलियास साहब दरअसल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चला रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक तौर पर क्यों जरूरत पड़ती है किसी मुस्लिम को एक राजनीतिक दल बनाकर यह सोचने की कि नुमाइंदगी हम करेंगे? 127 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं, सिर्फ 30 जीत कर आते हैं। सवाल 2002 का है, या उससे पहले 1984 का, या फिर बाद इस दौर में इस देश के भीतर दरअसल मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जरूर है, लेकिन एक दूसरा सच भी है, आरक्षण को लेकर मुस्लिमों के जरिए सियासत हर राज्य में अपने तरीके से चली। याद कीजिए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की दिशा में ले जाती है। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आती है तो आरक्षण के जरिए राजनीतिक बुलबुले को छेड़ती है। कासिम रसूल इलियास साहब, आपने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, क्यों जरूरत महसूस हुई आपको कि एक राजनीतिक दल बनाया जाए, ये जानते समझते हुए कि दरअसल आपको हाशिए की राजनीति ही करनी होगी और मुस्लिमों की नुमाइंदगी का नाम ही लेना होगा, जो आपके हिस्से में बहुत कुछ नहीं आएगा, हथेली खाली रहेगी? इलियास साहब। देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों की पार्टी नहीं है, एक जनरल पॉलिटिकल पार्टी है, सबके लिए, देश के हर वर्ग के लिए, हर नागरिक के लिए है, आम जनता के लिए है। हम जो है इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट कर वोट बैंक क्रिएट की जाए।
हम देश की तमाम जनता को एक निगाह से देखते हैं और सबके हित में काम करना चाहते हैं। एक मिनट, हमारा मानना यह है, चूंकि आप सदस्य हैं, मुस्लिम उसके सदस्य भी हैं, हमारा यह कहना है कि बीजेपी भी यही बात कहती है। आपको इस पे आपत्ति तो नहीं है? वो भी कहती है पूरे देश की पार्टी है। और देखिए, बीजेपी कहती क्या है, करती क्या है, ये आपके सामने है। देखिए, बीजेपी ने मुसलमानों के, देखिए बीजेपी ने 2004 के इलेक्शन से पहले, जब तक कि उसने एनडीए नहीं बनाई थी, कॉमनवेल्थ प्रोग्राम नहीं बनाया था, उस वक्त से पहले उसके जितने मुद्दे थे, राम जन्मभूमि, कश्मीर 371 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब वो मुद्दे थे जिनका ताल्लुक मुसलमानों से था। तो कहना कुछ करना कुछ, ये बीजेपी का एक तरह का चरित्र है और जाहिर बात है कि आप उससे आपको कंपेयर करके मत देखिए। आपने चुनाव कहां लड़ा हाल फिलहाल में? इलियास साहब, आप लोगों ने चुनाव कहां लड़ा? देखिए, हमने जंगीपुर में चुनाव लड़ा है, प्रणब मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम चौथी पोजीशन पर आए हैं जी। हमको सिर्फ 20 दिन का समय मिला था, बहुत कम पैसा हमने खर्च किया और हमने जो है 42,000 वोट हासिल किया है। तो हम ये मानते हैं कि हम एक विकल्प के तौर पे लोग सामने आना चाहते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सिर्फ जो है स्कैंडल्स कर रही है, ये सिर्फ कारपोरेट की गुलामी कर रही है, ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए रास्ता हमवार कर रही है। आम आदमी के देश में राजनीतिक तौर पर चुनावों के लिए जितना पैसा खर्चा होता है, वो इस देश में सबसे बड़ा बजट है। सवाल सिर्फ कॉर्पोरेट का, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी जो खर्च करता है, एक पूरी प्रक्रिया को बुनने में, ताने बाने को बुना जिस तरह जाता है, और उसके बाद जो चुनाव कराते समय जो ब्लैक मनी यूज होती है, वह भी आंकड़ा इस देश से छुपा हुआ नहीं है। निदा फाजली साहब, हर पार्टी एक विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करना चाहती है, करती है। आपने एक बात कही कि टोपोग्राफी तक बदल जाती है, हर परिस्थिति बदल जाती है, परिवर्तन भी परिवर्तित हो जाता है, और आपने उसमें नाम एक नरेंद्र मोदी का लिया। इस दौर में इस देश के भीतर मौजूदा परिस्थिति क्या बताती है? क्या विकल्प किसी नेता के जरिए होगा, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए होगा, विचारधारा? देखिए, मुझे आपकी बहस से दिल्ली के मिर्जा गालिब याद आ रहे हैं जी, जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार आदमी और इंसान का फर्क बताया था। उन्होंने शेर कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हमारा कल्चर जो है वो इलेक्शन ओरिएंटेड कल्चर हो गया है। हम इंसान नहीं बना रहे, हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं। मैं ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिवाइड जो है, इसे ही फेक समझता हूं, क्योंकि जब आदमी पढ़ लेता है, वो औरत हो या मर्द हो, जब एजुकेशन फैल जाती है तो वो इस शहर, इस मुल्क का सिटीजन बन जाता है। ये भेदभाव की राजनीति जो है, ये सिंपली इलेक्शन ओरिएंटेड राजनीति है, जिसको नकारना चाहिए, जिसको इनकार करना चाहिए। हमें आदमी को इंसान बनाकर देखना चाहिए, और इंसान बनाकर जब देखेंगे तो फिर बहुत सी जो पॉलिसियां हैं वो सामने आएंगी और बहुत से राज जो हैं वो खुल जाएंगे। आपको लगता है निदा फाजली साहब की इंसान बना के गुजरात में देखा गया, आपको दिल्ली में देखा गया, 84 की बात हो, 2002 का जिक्र आता है बार बार? यूं भी है कि मुझे हिंदुस्तान का कोई ऐसा दंगा याद दिला दीजिए जिसमें एक मजहब वाले के साथ दूसरे मजहब वाला भी नहीं मरा हो। हाँ, प्रोपोर्शन की कमी हो सकती है कि साहब एक मजहब वाले 2 मरे हों और दूसरे मजहब वाले 10 मरे हों, लेकिन ये हकीकत है कि जब तूफान उठता है तो उस तूफान में मजहब नहीं, आदमी मारा जाता है, और आदमी की पहचान सिर्फ आदमी से ही होती है। फिरंगी माली साहब, आप क्यों लकीर खींचना चाहते हैं धर्म के नाम पर? देखिए, हर सिविलाइज सोसाइटी में, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, पूरे दुनिया में मजहब की बुनियाद पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तय की जाती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटी में है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान ये चाहता है कि जिस तरीके से उसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी गराकदर खिदमत दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस मुल्क में भी उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तामीर और तरक्की की राह पर वो भी जाना चाहता है। इसलिए मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए
ये बात इस वक्त कोई खास माने नहीं रखती कि मोदी आते हैं कि नहीं आते हैं, उनके साथ क्या होता है। जो मुसलमानों के लिए बुनियादी बात माने रखती है वो उनका रिजर्वेशन है, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और शेयर इन पॉलिटिक्स है। ये वो मुद्दे हैं जिसको कि मुसलमान चाहता है कि जो भी पार्टी उसकी तरफ तवज्जो देगी, खासकर जो पार्टी इस वक्त हुकूमतों में बैठी है। और वो हमारे नौजवान जिनको भी दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर आजकल जेलों में बंद कर दिया गया है और उनके ट्रायल्स भी नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट का मसला है। ये वो मसाइल हैं जिनकी तरफ मुसलमान चाहता है कि हमारी पार्टियां तवज्जो दें। ये मजहब की बात है या कानून की बात है? मेजॉरिटी आप जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं वो कानून नहीं, ये कहीं ना कहीं इसमें मजहब और कानून दोनों चीजें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। जी निदा साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये मजहब की बुनियाद जो है बेसिकली यही गलत है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। अल साहब, हकीकत ये है, इस बात से हम लोग मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि जो मजहब है वो जो आदमी जिस मजहब को फॉलो करता है वो उस मजहब को बिलोंग करता है। ये कह देना कि मजहब को इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हम समझते हैं ये बात मुनासिब नहीं है। आरिफ साहब, एक लकीर तो जी बताइए। जी, मैं पिरसू जी, मैं आपका जो इस वक्त सवाल है और उसका जो जवाब निदा फाजली साहब ने दिया है, उससे बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने की मेरी हैसियत नहीं है और मैं उनसे 100% अपने आप को मुत्तफिक पाता हूं। और मेरा ये मानना है, और मेरा नहीं मानना, मशहूर सीरत निगार मौलाना जाफर फुलवारवी ने पैगंबर इंसानियत में लिखा है, हुनैन के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि इस्लाम और कुरान कसरत और किल्लत के तस्वुर से बेनियाज, नुकसान और फायदा सिर्फ और सिर्फ जिनका अकीदा तौहीद है वो किसी इंसान से न खौफजदा महसूस कर सकते हैं, ना अपनी ताकत के ऊपर कभी बेजा नाजा हो सकते हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये खास जहन है। अभी आपने सुना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर एक बात कही गई औरंगजेब के ताल्लुक से। देखिए, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं और मैं आपको बताता हूं कि सर सैयद ने औरंगजेब के बारे में क्या लिखा है। बाज मुसलमान बादशाहों ने गैर मजाहिब वालों पर जुल्म किया, उनकी मजहबी आजादी को बर्बाद किया, मगर ऐसा करना उनका जाती फेल था जिसके वो खुद मुल्जिम है। और इसमें उन्होंने नाम लिया है, ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से ऐसी कोई बात तो लीजिए, आप बीच में अगर बुनियादी है तो वो आखिरी बात नहीं हो जाती है। अगर सर सैयद ने बात गलत लिखी है नहीं किया जा सकता। सुन लीजिए, ये बोलने पहले फिरंगी साहब सुन लीजिए, ऐसा ना हो कि हमको यहाँ से फिर आवाज सुन लीजिए ना, आप सुनने के बाद जवाब दीजिए ना। बातों के साथ कोई तफरीक नहीं की। अरे फिरंगी महली साहब देखिए, जी बोलिए। आप जिस दर्सगाह में पढ़े हैं आप वो बात करेंगे। मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूं, मैं फिरंगी महल के मदरसे में नहीं पढ़ा। मैं वो कहूंगा जो सैयद ने लिखा है। मालूम, मैं वो कहूंगा जो सैयद ने लिखा है। मालूम मैं आपको शायद ये नहीं मालूम कि पहले मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद इस्लामिक स्कूल में पढ़ा है। और सर सैयद ने अगर कोई ऐसी बात लिखी है मना नहीं कर रहा, गलत है, हो सकता है उसको हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है आपको कॉन्वेंट में भी यही पढ़ाया गया हो, लेकिन जिस आदमी ने नहीं, ये कतई तौर पर नहीं, अगर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है तो ये हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर किसी ने हिस्ट्री गलत लिखी है तो हम लोग भी उस पर स्वाद कर देंगे। नहीं तो ये बात कोई कहीं जा सकती है। अगर सर सैयद ने कोई बात लिखी है तो वो हर्फ आखिर हो गया। हम इस पे आते हैं साहब, कौन सा बादशाह है? अच्छा भाई, या तो आप बोलिए या मैं बोलूं, बीच में तो नहीं होता, मैं खामोश हुआ जाता हूं। लेकिन कौन सा ऐसा बादशाह होगा जिसके नाम के आगे जनाब राशिद फिरंगी महली साहब रहमतुल्लाह अलैह लगाएंगे? उसके लिए जिसने अपने बाप को कैद किया, उसके लिए जिसने अपने भाई को मारा, उसके लिए जिसने तबाही की, जिसने जिजिये लगाए,
जिससे इस मुल्क कहां तबाही की? उसने हिंदुस्तान, आपकी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को तामीर और तरक्की पर लेकर गए या उन्होंने हिंदुस्तान को गलत रास्ते में ले गए? जी मेरा ख्याल है कि हमको जो है लिखा है एक ऐसी बहस जो इतिहास को खंगालने को मजबूर कर देगी, एक ऐसी बहस जो आने वाले भविष्य की आहट देगी, एक ऐसी बहस जिसको लेकर क्या हर आम आदमी सोचेगा कि इस देश में, इस देश के भीतर सियासत को कहीं ना कहीं अब धर्म से अलग कर दिया जाए या फिर उसी आश्रय सियासत होने दी जाए। हम लगातार बहस कर रहे हैं और हर चर्चा में हर लोग शरीक हो रहे हैं। ऐसे मौके पर खासतौर से निदा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके जहन में आता है जो लकीरें खींची जाती है, मिटाई जाती है, फिर बनाया जाता है, फिर कहा जाता है यही है देश? देखिए, मुझे प्रसन्न जी अपना एक शेर याद आ रहा है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और जिस तरह से तकसीम किया गया है, विभाजन किया गया है, हमको कब जुड़ने दिया? जब भी जुड़े, बांटा गया, रास्ते से मिलने वाला रास्ता काटा गया। कौन बतलाए? सभी अल्लाह के कामों में हैं, अल्लाह के कामों में है। किस तरफ डाले हुई रुखसत, किधर आटा गया। और आखिरी शेर इसका है कि वो लुटेरा था मगर उसका मुसलमान नाम था। वो लुटेरा था मगर उसका मुसलमान नाम था। बस इसी एक जुर्म पर सदियों मुझे डांटा गया। लड़ रहे हैं उसके घर की चार दीवारी पे सब। बोलिए रैदास जी, जूता कहां गांठा गया। बहुत बहुत शुक्रिया निदा फाजली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, बहस हम यहीं रोक रहे हैं। और इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और रंगी महली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संजय बहुत शुक्रिया, आपने एक बिसात बिताई थी। लेकिन ये एक ऐसी बहस है जिसमें जाहिर है बार बार इतिहास के पन्ने भी पलटे जाएंगे और आने वाले देश का भविष्य भी देखते हुए आईना देने की तासीर भी इसमें